आप देख रहे हैं कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं अवैध शराब का मजबूत शिकंजा। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। शराब से मौतों के आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आखिर इतनी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे शहरों में जहरीली शराब की आपूर्ति कैसे और कौन कर रहा है। कहीं शराब गैंग के पीछे सफेद पोश माफियाओं का हाथ तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार एक नेटवर्क के सहारे जिलों में शराब पहुंचाई जा रही है वो छोटे मोटे सप्लायर की बस की बात नहीं हो सकती। प्रतापगढ़ हो या प्रयागराज, हमीरपुर हो या बाराबंकी, संबल हो या अब चित्रकूट में हुई 4 मौतों ने यह साबित कर दिखाया है कि शराब माफिया कमजोर नहीं है और उनकी जड़ें काफी गहरे तक पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, संबल में शराब और भांग के सेवन से 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मामले में कसूरवार प्रधान प्रत्याशी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया था। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बैरपुर चौकी प्रभारी सहित 2 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया था। जबकि प्रयागराज में अब तक की सबसे ज्यादा हुई 14 मौतों ने अवैध और जहरीली शराब के सौदागरों के मजबूत नेटवर्क की गवाही दे दी थी कि पुलिस और आबकारी विभाग पर भारी पड़ने वाले माफिया कितने ताकतवर हैं। अगर बात करें चित्रकूट की, तो आज भी जहरीली शराब की गाज गिरी है और इस गाज की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग आज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव के रहने वाले 25 साल के सत्यम सिंह, 35 साल के दुर्विजय सिंह, 40 वर्षीय मुन्ना सिंह और 50 साल के सीताराम की मौत हो गई, जबकि छोटू सिंह और बबली सिंह अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रतापगढ़ जिले में कोडोहोर थाना क्षेत्र में 2 की मौत जहरीली शराब से हुई है। वहीं कुछ सप्ताह के अंतराल में मधांधता थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में जहरीली शराब से 6 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 4 युवकों की हालत अभी भी गंभीर बनी है। लोगों की जान तो हादसों में भी जाती रहती है, लेकिन हादसे गलती से होते हैं। लेकिन शराब का सेवन करने वालों को ये भी नहीं मालूम कि उनकी गलती क्या है और वो असमय काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला इन तमाम जिलों में। अब देखना ये है कि स्थानीय प्रशासन और आबकारी अधिकारी इन माफियाओं के मजबूत तंत्र को कमजोर कर उखाड़ फेंक पाएंगे या फिर मौत का कारोबार फलता फूलता रहेगा और मौतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। इसके अलावा बात यदि हम प्रयागराज की करें, तो प्रयागराज से जहां पुलिस मुठभेड़ में शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि सूचना मिलने पर एसपी गंगापार धवल जायसवाल के कुशल पर्यवेक्षण में सीओ हांडिया के सहयोग से थानाध्यक्ष उतराव प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा शातिर शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 300 बोतल बॉम्बे विस्की, अवैध शराब बनाने का सामान और एल्कोहल मीटर भी बरामद किया गया है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस मुठभेड़ की वो तस्वीरें जहां पर शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। सीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में शराब माफिया को न केवल गिरफ्तार किया गया है, बल्कि आप देख सकते हैं ये जखीरा अवैध शराब का भी बरामद किया गया है। और ऐसे में जिस तरह के आंकड़े हम आपको पेश कर रहे हैं, चाहे हमीरपुर की बात हो, चित्रकूट की बात हो या फिर प्रयागराज की बात हो, जिस तरह से इन तमाम जगहों पर अवैध शराब लोगों को मुहैया कराई जाती है और इतनी आसानी से ये लोगों के लिए उपलब्ध होती है, ऐसे में ये मानना कि कहीं ना कहीं इसके पीछे छोटे मोटे अवैध शराब माफिया है, ये मानना बेईमानी होगी, क्योंकि
जब तक इन तमाम नेटवर्क के पीछे किसी बड़े का हाथ नहीं है, नेटवर्क इतना ताकतवर नहीं हो, तब तक ये संभव नहीं हो सकता कि इन सभी जगहों पर इतनी आसानी से ये शराब उपलब्ध हो जाती है। जबकि पुलिस की यदि हम बात करें तो जानकारी जैसे ही पुलिस विभाग को मिलती है, छापेमारी भी की जाती है। अवैध शराब का जखीरा भी अलग अलग जगहों से बरामद किया जाता है। तमाम खबरों के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है। कहीं पर भट्टियां नष्ट की हैं अवैध शराब की, तो कहीं पर सारा शराब बनाने के जो उपकरण हैं उनको नष्ट कर दिया गया। उसके बावजूद भी जिस तरह से अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में ये अवैध शराब लगातार धड़ल्ले से बिक रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका इस ओर ही जाती है कि इसके पीछे खेल बहुत बड़ा है और जिन लोगों का हाथ है इन तमाम नेटवर्क के पीछे, इस तरह की घटनाओं के पीछे, वो भी कहीं ना कहीं बेहद ताकतवर है। और आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगातार आपको आंकड़े हम बता रहे हैं। प्रयागराज में जहरीली शराब से जहां 14 लोगों की मृत्यु हुई है सबसे अधिक, चित्रकूट में 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अभी भी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। हमीरपुर में 3 मौतें हुई हैं। मांधाता के अलग अलग गांवों में 6 लोगों की मौतें हुई हैं। 4 लोग गंभीर रूप से गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ में 2 मौतें, तो वहीं संबल में 3 मौतें हुई हैं। ये वो आंकड़ा है जो ये बताता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां कहां तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। कई बार इस मामले में पुलिस व प्रशासन पर भी शक की सुई पहुंचती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये शक की सुई तब पहुंचती है जब इनके पीछे कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ होता है। तो अवैध शराब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और अवैध शराब के जो माफिया हैं उनका शिकंजा इतना मजबूत है, ये हमें देखते ही समझ में आता है। जिस तरह से पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है, जगह जगह पुलिस ने भट्टियां भी नष्ट की है, साथ ही साथ अवैध मात्रा में जो शराब है उसे बरामद किया है, जखीरा बरामद किया है और शराब बनाने के उपकरण भी कई जगह से बरामद किया है। उसके बावजूद भी जब हम शराब बिक्री की बात करते हैं या अवैध शराब के मुहैया कराए जाने की बात होती है तो ये धड़ल्ले से आसानी से लोगों को मिलती है और यही वजह है कि लोग इसका सेवन करते हैं। और जब इस तरह की मौत की घटनाएं सामने आती हैं तब जाकर प्रशासन की नींद टूटती है कि कहीं ना कहीं अवैध शराब का ये धंधा पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है और तब इस पर कार्रवाई की जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। विनय मिश्रा, संवाददाता प्रयागराज, मुकेश कुमार, संवाददाता हमीरपुर, मेरे साथ जुड़ेंगे। महफूज हसन, संवाददाता प्रतापगढ़ और रईस अलवी, संवाददाता संबल भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विनय, आपके पास आऊंगी। प्रयागराज की यदि हम बात करते हैं तो अभी तक मौतों का सिलसिला सबसे अधिक प्रयागराज में है। कुल जानकारी जो हमें मिल रही है उसके अनुसार 14 मौतें हो चुकी हैं। उसके अलावा न जाने कितने लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जहरीली शराब के सेवन से। आपसे जानना चाहूंगी कि आपके आसपास के इलाके में क्या हालात हैं शराब माफियाओं का और साथ ही साथ इस अवैध शराब की बिक्री को लेकर। जी, प्रयागराज में जो है जहरीली शराब से अभी तक मृतकों की संख्या 14 हुई है। हनिया के सैदाबाद में जहरीली शराब से अब तक कहर लगातार जारी रहा। 6 दिन बीत चुके हैं, जिसमें प्रशासन की छापेमारी निरंतर की जा रही है। एसपी गंगापार धवल जायसवाल की नेतृत्व में जो है एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। जी, इसके अलावा जब यहाँ पर अब जानकारी मिली है तो अब गिरफ्तारी हुई है, क्या इससे पहले पुलिस या प्रशासन को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी? जी, ये प्रशासन के नाक के नीचे सारा खेल चल रहा था। जो है कुछ लोगों ने इसको जो है अपना रोजगार बना लिया था। ये शराब माफिया काफी सक्रिय है क्षेत्र में और ये मौतों का सिलसिला जब से जारी हुआ है तब से जाकर प्रशासन की नींद टूटी है और लगातार ताबड़तोड़ गांव कस्बों में पुलिस अपनी आबकारी की टीम के साथ छापेमारी निरंतर कर रही है। जी, मुकेश जी, आपके पास आऊंगे। हमीरपुर से हमारे साथ मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। हमीरपुर में भी 3 मौतें सामने आई हैं। इसके अलावा यदि
ऑफ नेटवर्क कुछ मौतें हैं, तो उस बारे में अभी जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन जिस तरह से अवैध शराब धड़ल्ले से बिकती है और लोगों को आसानी से उपलब्ध होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो बहुत ही मजबूत नेटवर्क है, और चाहे कितनी भी छापेमारी हो जाए ये उसके बावजूद भी लोगों को आसानी से मुहैया होती है। क्या हालात है हमीरपुर की, यदि हम बात करें अवैध शराब को लेकर? तो मैं जैसा कि बता दूं आपको कि हमीरपुर में अवैध शराब को लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन ने भले ही अभियान चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होती है, लेकिन आबकारी विभाग सिर्फ छापेमारी कर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूरी करता है। और वहीं अगर बात की जाए पंचायत चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवैध शराब का यहाँ पर कारोबार चल रहा है, और हमीरपुर में अब तक 3 लोगों की शराब से पीने से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में ये मौतें हुई हैं, और ये लगभग एक सप्ताह पूर्व ये सारी मौतें हुई हैं। और फिलहाल डीएमएसपी मौके पर गए थे और उन्होंने वहां पर कार्रवाई करने के लिए वहां पर कई लोगों को धरपकड़ का अभियान भी चलाया गया। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने लगभग 100 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद करी और लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार सुस्त नजर आ रही है। जी, इसके अलावा मुकेश, ये जानकारी आज की नहीं है, हम पिछले कई दिनों से खबर चला रहे हैं, और जब से पंचायत चुनाव की बात आई है तब से लगातार अवैध शराब का जो जखीरा है जगह जगह पर बरामद किया जा रहा है। तो पुलिस तभी क्यों एक्शन लेती है जब 2-4 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और इस तरह की शराब पीने से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं? उससे पहले क्या उन्हें जानकारी नहीं होती है, या जानकारी होने के बावजूद भी वो जहमत नहीं उठाते हैं कार्रवाई करने की? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर वहीं बात करी जाए आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की, जो अवैध शराब के खिलाफ इनको अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कार्रवाई करने पर के नाम पर सिर्फ खानापूरी करते हैं और जिस तरह कार्रवाई करते हैं, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं आए दिन आपको देखने को मिलती हैं। अगर हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर के 1 दर्जन से अधिक ऐसे थाना क्षेत्र जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब उतारी जाती है, कच्ची शराब, और उसको क्योंकि वो कम दामों में बेची जाती है, जिसको लेकर जो गरीब तबके का आदमी होता है या अन्य लोग होते हैं, वो लोग कच्ची शराब का सेवन करते हैं, जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस की दोनों की जिम्मेदारी है कि अब अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर और इसको पूरी तरीके से रोका जाए, जिससे इन मौतों पर लगाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल, महफूज आपके पास आऊंगी। जब हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो हम पहले भी आपसे कई बार जानकारी ले चुके हैं और प्रतापगढ़ की तमाम जानकारी आपने हमें मुहैया कराई थी। फिलहाल 2 मौतें हुई हैं। ऐसे में यदि हम ताज़ा जानकारी की बात करते हैं तो जो भट्टियां आपके आसपास मौजूद हैं उनकी जानकारी काफ़ी दिनों से हमें भी थी। ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है? आपको बता दें, जहां प्रतापगढ़ की बात मौतों की संख्या की जाए तो यहाँ प्रतापगढ़ में करीब 1 दर्जन के आसपास की जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। वहीं पर अगर पुष्टि की जाए, पुलिस प्रशासन की पुष्टि की जाए, तो पुलिस प्रशासन ने सिर्फ महज 4 लोगों की पुष्टि की है कि जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। बाकी उनके परिजनों ने इसके पहले भी आरोप लगाया था। जब 2 की मौत हुई थी तब भी परिजनों ने आरोप लगाया था। हमारा संस्थान इस खबर को प्रमुखता से चलाया भी था। जिला अधिकारी महोदय का बयान भी था कि जांच करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद प्रशासन सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और देखा जाए फिर उसके बाद देखते ही देखते एक दिन के अंतराल में 6 मौतें फिर होती हैं। उसके बाद फिर ये जो 4 मौतें होती हैं, इस समय इलाहाबाद प्रयागराज महानिरीक्षक मौके पे पहुंचते हैं और जो भी संबंधित थाना अध्यक्ष होते हैं, वहां के जो दरोगा होते हैं और बीट के सिपाही होते हैं, उनको आनंद फानंद में सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है, आबकारी टीम भी हरकत में आती है। आबकारी टीम भी अपने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को भी निलंबित करती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि एक ट्रक जो गैर प्रांत से लाके यहाँ पर तस्करी किया जाता था, उस ट्रक को बरामद किया जाता है, जिसमें करीब 18 लाख की शराब बताई जाती है। और आए दिन आपको बता दें, आए दिन प्रतापगढ़ जनपद में करीब सैकड़ों लीटर अवैध शराब पकड़ी जाती है। 2-4 लोग पकड़े जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। तो जब इस तरह की बड़ी घटना हो गई और प्रयागराज महानिरीक्षक महोदय ने इसको संज्ञान में लिया, उसके बाद से पुलिस हरकत में आई है। और संज्ञान में ही नहीं लिया, बल्कि महानिरीक्षक प्रयागराज ने सख्त निर्देश दिए हैं, यदि जिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होगी या अवैध शराब बेची जाएगी,
उन पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा लिखाकर उनको जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ शाह आलम संवाददाता चित्रकूट भी जुड़ गए हैं। शाह आलम, आपके पास आना चाहूंगी। चित्रकूट की यदि हम बात करें तो ताज़ा जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है और सबकी उम्र अलग अलग बताई जा रही है। 35 साल, 40, 50 साल और 25 साल का भी युवक इसमें शामिल है। आसानी से मुहैया होती है ये बात की जानकारी तो हर किसी को है, लेकिन चित्रकूट की यदि हम बात करते हैं तो कितनी आसानी से लोगों को मिलती है और पुलिस यहाँ पर हाथ रखकर क्यों बैठी हुई है? जी, आपको बता दें कि ये जब से चुनावी का ये लिस्ट आउट हुई है उसके बाद यहाँ पे चुनाव में ये जो है दारू पार्टी चलने लगी है। उसी के चलते कल जो है लोगों की खुशी में दारू पार्टी की गई थी। दारू पार्टी के तहत ये जो शराब की जो अवैध बिक्री है वो सामने उजागर हुई है। आपको बता दें कि जो शराब बिकती है वो वहाँ पे किराना स्टोरों टाइप में दुकानें हैं, उसमें वो शराब मिल रही थी, वहीं से ये खरीदी गई है और उसको जो है जिसके तहत इस बड़ी घटना है। आज जब आनंद फानंद में जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो अब वहाँ आईजी पहुंचे और एसपी पहुंचे, जब जाकर उनको सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो अवैध शराब का धंधा है यहाँ पे लगातार निरंतर चलता रहता है। बस खाना पूर्ति के लिए, कागजों में दिखाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा वहां जाते हैं और थोड़े 2-4 लोगों को पकड़ा और 2-4 लोगों को जेल भेज दिया, दिखा दिया कि 15 लीटर 20 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसके तहत यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये तराई क्षेत्र है, बगल में कौशाम्बी है, इधर सतना है। लोग बॉर्डर के तहत भी जो नदी के किनारे होते हैं वहां पे ये अवैध धंधा हमेशा चलता ही रहता है। इनका यहाँ पे जो मोटो होता है वो भी पैसा कमाने का होता है कि ये कच्ची शराब को सस्ते रेट से बेच के और मोटी रकम कमाते हैं और वही आबकारी विभाग को और पुलिस को महीने बारी में बांधे रहते हैं, जो इसी उसमें वो लोग बड़ी कार्रवाई भी करने से दूर भागते हैं। जी बिल्कुल। शाह आलम, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि किरानों की दुकान तक में ये आसानी से मिल जाती है, यानी कि कोई 18 साल से कम भी जाएगा तो उसे भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्या वैध है इस तरह से किरानों की दुकान पर शराब का बिकना? जी बिल्कुल अवैध है ये। यही तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो चित्रकूट जनपद है बुंदेलखंड का, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे लोग इतनी दबंगाई और इतनी बदमाशी एरिया है कि यहाँ पे लोग आदमी अपने वर्चस्व को संभालने के लिए वहां पे अपने शराब की दुकानों में जो किराने स्टोर है वहां पे भी लाके चुपचाप बेचते रहते हैं और लोग उसको आराम से खरीदते भी रहते हैं कि कौन जाएगा इतने दूर तराई क्षेत्र में, कौन जाएगा, तो लाके अपना अवैध तौर पे लाके यहाँ बेचते हैं। जब इतनी बड़ी घटना कल ये हो गई है, जब जाके प्रशासन की नींद उससे जागी और जब प्रशासन की नींद जागी, जब बहुत देर हो चुकी थी, जब जाके इसने आज उन्होंने किराना स्टोर की दुकान को सील किया, लोगों को जेल भेजा, जबकि अभी तक 4 आदमी मर चुके। वहीं परिवारजन का कहना है कि आरोप है कि यहाँ पे हम लोग लगातार लोगों से शिकायत थाने में और आबकारी विभाग को सूचना देते रहते हैं कि यहाँ की किरानों की दुकानों में भी शराब बिकती है आके, मगर उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इन अवैध शराब माफियाओं का नेटवर्क पुलिस के नेटवर्क से भी ज्यादा मजबूत है? पुलिस को तमाम जानकारी रहती है लेकिन उसके बावजूद भी हाथ पर हाथ रखकर इसलिए बैठे रहते हैं कि जब कोई घटना होगी, जब ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा न जाने कितने परिवारों को भुगतना पड़ता है। जो शराब का सेवन करता है वो तो गलत है, लेकिन उसके परिवार में जो लोग शामिल हैं उन्हें जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, उनके जीवन में जो परेशानी इस अवैध शराब के खेल की वजह से आती है, उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रशासन या पुलिस? ये जवाब किसी के पास नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अभिषेक महाराजगंज से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। जी अभिषेक, क्या कहना चाहते हैं आप? अभिषेक से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर उमेश जैन मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अवैध शराब का धंधा है, ये आबकारी विभाग और पुलिस की मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अवैध शराब का जो धंधा है ये पुलिस और आबकारी विभाग के मिलीभगत से होता है। इन आबकारी विभाग का कोई कंट्रोल नहीं है। गांव-गांव में अवैध शराब बिकती है जिससे गरीब आदमी मरता है, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी ठेके से शराब ना लेकर वो गांव-गांव में जो शराब बिक रही है
उसे ले लेता है और उसका सेवन करने से वो जहरीली होती है, इसी वजह से वो मरता है। और इतनी उसमें समझदारी नहीं है कि केवल वो सरकारी ठेके से ही शराब ले और उसे ही पीनी चाहिए, अदरवाइज उसका खमियाजा उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। जी हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रईस अलवी हमारे साथ संवाददाता संबल भी जुड़े हुए हैं। जी रईस, आपके पास आना चाहूंगी। संबल में भी मौतों का सिलसिले की यदि हम बात करें तो 3 लोगों की मौत हो गई है और स्थितियां अभी भी नाजुक बनी हुई हैं। सवाल एक बार फिर से वहीं आ जाता है कि जब लोगों को इस बात की जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे रसूखदार लोग होते हैं जिनके खिलाफ पुलिस या विभाग या आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करना चाहता है? क्या ये एक वजह होती है जिसकी वजह से ये अवैध शराब धड़ल्ले से मिलती है और इसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि इसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे ही पंचायत चुनाव नज़दीक आते हैं तो जितने ही प्रधान जो उम्मीदवार होते हैं वो वोटर को अपनी तरफ लुभाने के लिए किसी हद तक उतर जाते हैं। शराब, अंग्रेजी शराब हो या जहरीली शराब हो या उसकी भांग का जो नशा हो, सभी नशा उन्हें लुभाने के लिए उनके लिए जो पिलाते हैं, खिलाते हैं, पार्टियां करते हैं। इसी कारण कोई ना कोई जो है मौत हो जाती है। और मौत की वजह सिर्फ यही है कि जहरीली शराब जो शराबें गाँव में मिलती हैं, अन्य जगह मिलती हैं, वो जहर की शराब के कारण मौत हो जाती है। यही मामला एक हमारे कोतवाली गिन्नौर का सिमरी गांव का था, जिसमें शराब पीने के कारण शराब पी गई थी। एक प्रधान की पार्टी थी और पार्टी के दौरान जो 6-7 लोगों ने शराब पी थी। शराब पीने के कारण उन्होंने भांग खा ली और भांग के दौरान उनकी हालत जो है बिगड़ गई और बिगड़ने के दौरान उनकी जो 3 की मौत हो गई और 3 की हालत जो है नाजुक बताई जा रही थी। फिर शासन जिला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और उनका पंचनामा टीम को भेजा, जांच के आदेश दिए गए। जांच के दौरान पाया गया कि ये प्रधान के यहाँ शराब जो है कम पड़ गई थी, इसलिए प्रधान ने जो है एक वहाँ थिनर जो नशीली पदार्थ जो था थिनर था वो लाया था और उसमें शराब में मिला के जो ग्रामीण थे, जो वोटर थे, उनके लिए पिलाई गई थी। इस कारण उनकी जो है मौत हो गई थी और मौत की वजह ये निकल कर आई थी। इसको लेकर जो एसपी हैं हमारे चंद्र मिश्र जी, उन्होंने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया, साथ ही 2 कांस्टेबल उनको निलंबित कर दिया और कोतवाल के जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के दौरान पाया गया कि इसमें जो भूमिका थी वो कोतवाल की भूमिका भी इसमें शामिल मानी जा रही है। इसको लेकर कोतवाल को भी कप्तान साहब ने जो है निलंबित कर दिया और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। विनय, अगला सवाल मेरा आपसे है, शराब की जब हम भट्टियों की बात करते हैं जहां पर यह अवैध शराब धड़ल्ले से भारी मात्रा में बनाई जाती है, और अवैध शराब भी नहीं कह सकते, जहरीली शराब, एक तरह का ऐसा पेय बनाया जाता है जिससे लोगों को अपनी मौत की कीमत देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस तरह की भट्टियों की जब हम बात करते हैं, आपने अपने इलाके में कई बार लोगों से जाकर बात की होगी या कुछ जानकारी आपको मिली होगी, इस तरह की भट्टियां क्या चोरी छुपे लगाई जाती हैं या इसकी जानकारी कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दोनों को पहले से ही होती है? जी, आपको बता दें कि जो है कि प्रयागराज के मेजा थाना अंतर्गत हो या प्रयागराज के घोरपुर थाना अंतर्गत हो, यहाँ पे जो है नदियों के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है इस तरीके का काम करते हैं, अवैध शराब बनाते हैं और इस शराब को जो गरीब तबके के लोग हो वही सेवन करते हैं, और जिससे इस तरीके की घटना घटित हो रही है। और ये मौतों का आंकड़ा है, इसको देखते हुए प्रशासन की नींद जो है कुलकर्णी नींद टूटी है, तब जाके ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। जी, इसके अलावा एक आधी जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि इस तरह की भट्टियों को जब बंद कराने के लिए पुलिस आगे बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उन्हें ही विरोध का सामना करना पड़ा है। तो क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो भट्टियां चलती हैं उन पर सफेद पोश रसूखदार लोगों का हाथ भी रहता है? जी, इस तरीके का अभी तक कोई मामला देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो भी है ये प्रशासन के नाक के नीचे बहुत दिनों से खेल चलता आ रहा है, और अगर ये मौतों का सिलसिला सामने न आता तो आज ये सिलसिला चलता ही रहता, निरंतर चलता रहता। जी बिल्कुल। महफूज, आपके पास आना चाहेंगे। प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें, आपने हमें जानकारी दी है कि मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, जो सामने आ रहा है उससे कहीं ज्यादा है।
ये जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि किराना दुकानों के अलावा जो सरकारी ठेके हैं वहां पर भी अवैध शराब जिस तरह से मिलती है वो अवैध है, वहां पर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिकती है। तो क्या कभी छापेमारी की जाती है, कभी इस तरह की कोई चेकिंग की कोई कार्रवाई या प्रावधान होता है? जी, प्रावधान तो बहुत है, इसीलिए पुलिस विभाग तो है ही है। शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग बनाया गया है, जो शराब से संबंधित है, जो शराब के जो लेखा जो भी टारगेट है उसको पूरा ना करने पर वो पनिश करते हैं, वो उस पर कंप्लेंट्स भी करते हैं, जो ठेकों को निरस्त करते हैं, जिनके पास पूरा पावर होता है कि कहाँ शराब बिके और कहाँ ना बिके। साथ ही पुलिस भी सहयोग में लगी रहती है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, तो अपने में बड़ा सवाल है। क्या आबकारी विभाग को बचाने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती, या फिर पुलिस और आबकारी विभाग को शराब माफियाओं के द्वारा मोटा माल मिलता है, मोटी रकम मिलती है, इसलिए कार्रवाई नहीं करती? ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि कार्रवाई जब कहीं कोई घटना होती है तो जो मेन रोड पर हाईवे पे जितने भी ठेके हैं, चाहे सरकारी ठेके हों देसी शराब के, चाहे अंग्रेजी शराब के ठेके हों, वहां पर जांच और तुरंत तत्काल वहां पर पहुंच के पूरी तरह से दुकानों की जांच की जाती है। वहां पर स्टॉक मिलाए जाते हैं, जो भी शराब है उसके वैध अवैध जो भी उनके नियम होते हैं उसको मिलाए जाते हैं, उसको किए जाते हैं। और वहीं पर जो भी लीगल तौर से शराब की दुकान खोल रखे हैं, जो भी ठेके लेके शराब के ठेके चला रहे हैं, उनसे अवैध वसूली के लिए दबाव भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो प्रतापगढ़ के लिए जो बड़ा विषय है, जो बड़ा मामला है, यहाँ पर गैर जनपद की शराब आती है, गैर प्रांत की शराब आती है, जो टैक्स चोरी करने के लिए यहाँ बेची जाती है। और यहाँ कुटीर उद्योग की तरह जगह जगह पर भट्टियां लगी हुई हैं, जगह जगह पर यहाँ शराब बनती है। और इसके पहले नदी के किनारे, नालों के पास, तालाबों में भी इस तरह की शराब पाई गई है। वहां लोग जमीन के अंदर दबा के शराब रखे थे, वो भी बरामद की है पुलिस। स्कूल में और राइस मिल में भी शराब बरामद हो चुकी है। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या आबकारी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ऐसे में इनकी कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और शिवपाल कानपुर देहात से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी शिवपाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैम, ये कहना चाह रहे हैं कि जो शराब, जो जहरीली शराब बिक रही है, इसमें रसूखदार लोगों का हाथ होता है और पुलिस को भी जानकारी होती है। लेकिन पुलिस अपने जो बीट के इंचार्ज होते हैं वो अगर सक्रिय हो जाए तो गांव क्षेत्र और देहात क्षेत्र में जो भी ये परचून की दुकानों पे ये शराब जहरीली शराब बिकती है, ये बंद हो जाए। अगर हमारे बीट के सिपाही और इंचार्ज अगर सक्रिय रहें तो ये घटना होए ना मैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बड़ा सवाल यही है कि यदि अपने अपने इलाके की लोग देख रेख करने लगे, पुलिस विभाग हो या आबकारी विभाग, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन साफ तौर पर या से हम लापरवाही कर लें या अनदेखी कर लें, जानबूझकर इस तरह की गलती कर लें, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा आता है और उस हिस्से की आड़ में इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, जिसका खामियाजा अंततः गरीबों को ही चुकाना पड़ता है। अगली कॉलर हमारे साथ सुनीता जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। जी सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जी, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे और शराब को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने अपने तमाम संवाददाताओं से जब बात की है तो अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि ये नेटवर्क और कितना मजबूत है और इस नेटवर्क के पीछे और कितने लोगों का हाथ है कि पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ही इस नेटवर्क के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, वहां वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और जब ऊपर से आदेश आते हैं तब कोई कार्रवाई की जाती है। चर्चा करेंगे और एक बार फिर से इस नेटवर्क को ज्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है।
राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अवैध शराब माफियाओं के मजबूत शिकंजे को लेकर और कोशिश कर रहे हैं इस नेटवर्क को समझने की। हालांकि जब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो इस नेटवर्क की जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में भी इस नेटवर्क की जड़ें फैली हुई है। यही वजह है कि कार्रवाई करने से पहले हर कोई 2 बार सोचता है और जब स्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं तभी ऊपर से आदेश आता है और तब इन तमाम मौतों को लेकर, जहरीली शराब को लेकर, अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की जाती है। आगे हम जरूर बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ सुनीता जी दिल्ली से जुड़ी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी सुनीता। हाँ जी क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुनीता शर्मा है जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आजकल जो सरकार ने एक तरफ तो कह रखा है कि शराब को बंद करो, दूसरी तरफ खुद ही वो जो है उनको बढ़ावा दे रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि शराब ये बंद हो, ताकि जो ये अनगिनत मौत हो रही है या अनगिनत जो घर के बेघर हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा बचाव हो सके। सरकार को चाहिए कि इस पे लगाम लगाए। जी बिल्कुल सुनीता जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तमाम पैनल भी जुड़ा हुआ है। आज हम अवैध शराब माफियाओं के मजबूत शिकंजे पर चर्चा कर रहे हैं। शाह आलम, अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह की यहाँ पर लोगों के बारे में बातें आती है, नेटवर्क की यदि हम बात करते हैं, अलग अलग राज्यों तक भी ये शराब बेधड़क पहुंचती है, आसानी से पहुंचती है। नेटवर्क की यदि हम बात करें तो किस तरह से फैला होता है ये नेटवर्क और क्यों इतनी आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य ये अवैध शराब पहुंचती जाती है और कहीं पुलिस को कानो कान इसकी खबर तक भी नहीं लग पाती? जी आपको बता रहे कि नेटवर्क जो होता है ये शराब माफियों का कि उनका बहुत लंबा होता है। ये कहीं ना कहीं इसमें पूरा उनका जो टीम होती है उस टीम में ये आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन जरूर उसमें शामिल रहता है। अब वो जानबूझ के ही उनको ढील दिए रहते हैं कि आ रहा है बाद में शराब इधर से उधर, बॉर्डर से उधर पहुंच जाए। जो सीमा लगे क्षेत्र होते हैं, जो सीमा लगे प्रदेश होते हैं, उसमें बड़ी ही आसानी से जो आवागमन शराब। जी मुकेश कुमार, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम शाह आलम से बात कर रहे थे और उन्होंने, जी मुकेश जी आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, उनसे बात कर लेंगे। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये कहा जाता है ये जो अवैध शराब है उसको कहते हैं कि ये पहले तोड़ की है। पहले तोड़ की मतलब ये मटके में से पहली बार निकली है। उस वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और वो लोग पीते हैं।
मैं तो शराब पीता नहीं, ना मैं प्याज लहसुन खाता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने लोगों के मुख से सुना है कि ये पहले तोड़ किए, ये दूसरे तोड़ किए, तीसरे तोड़ किए। दूसरे तोड़ की वो है जो दोबारा उसमें थोड़ा सामान मिला करके बढ़ाया जाता है। तीसरे तोड़ की वो होती है तो फिर से उसमें सामान डाला जाता है और कच्ची शराब बनाई जाती है। तो ये जो शराब माफिया है, इनके ऊपर योगी जी को चाहिए कि तगड़ा अंकुश लगाए। जिस प्रकार से भू माफियाओं के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया, रेत माफियाओं पर कंट्रोल किया और सैंड माफिया के ऊपर कंट्रोल किया, इसी प्रकार से जो नकली शराब है, योगी जी को चाहिए, वो संत हैं, वो देखें कि किस प्रकार से गरीब आदमी छोटे से थोड़े से पैसे के लालच को मद्देनजर रखते हुए और वो अवैध शराब पीते हैं और फिर पीछे पीने वाला तो मर जाता है और घर के पीछे जो रह जाते हैं प्राणी, वो जिंदगी भर के लिए भूखे और नंगे रह जाते हैं, रोटी के लिए तरसते हैं, दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ योगी जी को, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है योगी जी कि आप जो है इस पर अंकुश लगाए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। राशिदा अगली कॉलर देहरादून से हमारे साथ हैं। राशिदा, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ, नशा तो हिंदुस्तान से बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए मैम। नशे से घर बिल्कुल बर्बाद हुए जा रहे, लोग बिल्कुल ही खत्म हो जा रहे। पता क्या है, अगर थाने में किसी मसले को सुलझाने जाते हैं तो वे भी शराब की डिमांड करते हैं मैम। ये मेरा खुद का मामला है, क्योंकि शराब मांगता है कि मुर्गा बनावा, आप शराब लाओगे, चाहे इंसान गुनहगार हो या ना हो। तो मैम, शराब के ठेके कुछ भी नशा बिना नेताओं और पुलिस की बिना नहीं चल रहा मैम। और सरकार तो इसमें पूरी तरह शामिल है, बंद कहाँ से करेगी? कमाई इससे इतनी जबरदस्त हो रही, कोई मरे या जिए, सरकार की बहुत तकड़ी कमाई नशे से हो रही है मैम। आप चाहो तो मेरे जूते मार लेना, ये एक हकीकत है। जी बिल्कुल। जी राशिदा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जो दरख्वास्त करना चाहती हैं वो सरकार तक पहुंचे और उस पर कोई ना कोई कड़ा कदम जरूर उठाया जाए। अगले कॉलर ब्रजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रजपाल जी, क्या कहना चाहते हैं? कच्ची शराब में फ्लोराइड होता है ज्यादा, जिससे आदमी पीते ही बाद मदहोश हो जाता है और जान भी जा सकती है उसे ज्यादा पीने पे। जी। और रही बात आबकारी विभाग पे इतना फोर्स नहीं होता, असलाह नहीं होता, किसी गांव में जाके तो बिकते पुलिस के साथ लेते, पुलिस का रास्ता बन जाता, उनका पैसा बन जाता पुलिस वालों को। जी जी बिल्कुल। तो ये खेल कहीं ना कहीं मिली भगत का ही है। यदि इस तरह की मिली भगत ना होती तो जरूर कुछ कार्रवाई इन भट्टियों पर, अवैध भट्टियों पर छापेमारी करके पुलिस विभाग द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा जरूर की जाती। लेकिन कहीं ना कहीं खेल बहुत लंबा है, जिसकी वजह से लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है और जब स्थितियां बिगड़ती हैं तब इन पर कार्रवाई की जाती है। मुकेश जी, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। मैं आपसे बात कर रही थी, शाह आलम से जब हम बात कर रहे थे तो हम नेटवर्क को लेकर बात कर रहे थे और वो हमें जानकारी दे रहे थे कि नेटवर्क कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा होता है। नेटवर्क तगड़ा होने के साथ ही साथ जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो चेकिंग का भी प्रावधान रहता है। किस तरह से ये तमाम अवैध शराब की जो जखीरा है एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाया जाता है और ये चेकिंग से बच जाते हैं? जी मुकेश। मुकेश, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी, उनसे बात करेंगे सबसे पहले। प्रदीप जी। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ, रायबरेली जिले में बैरवा ग्राम सभा पड़ती है जी। रायबरेली जिले में बैरवा ग्राम सभा पड़ती है, वहाँ पर पुलिस की मिली भगत से अवैध शराब बनाई जाती है। जैसा कि आपके संवाददाता अभी चित्रकूट से बोल रहे थे, वो सही है, पुलिस की मिली भगत से ही शराब बनाई जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें इस जानकारी मुहैया कराने के लिए। महफूज, आपके पास लौट कर आऊंगी। हम मुकेश से लगातार संपर्क दोबारा से साधने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना ये चाह रही थी, जब हम शाह आलम से बात कर रहे थे तो नेटवर्क को लेकर मैं जानना चाह रही थी किस तरह से ये नेटवर्क फैला हुआ है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में शराबों का जखीरा पहुंचाया जाता है और उनकी चेकिंग तक नहीं की जाती है। जी, आपको बता दें, जहां नेटवर्क की बात की जाए तो इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा संगठित रूप से इनका नेटवर्क चलता है।
जैसे ये एक जिले से दूसरे जिले के लिए इनके पास आदमी होते हैं, इनके अपने लोग होते हैं जो गाड़ियों को पार करवाते हैं, और पुलिस से बकायदा उनका लेन देन चलता है, आबकारी विभाग से उनका लेन देन चलता है। गाड़ी जब एक जिले से दूसरे जिले जाती है तो उस जिले पे जो भी चेक पोस्ट बना होता है, उस चेक पोस्ट पे जो उस जिले का इनका आदमी होता है, जो इनके व्यवसाय में बराबर का हिस्सेदार होता है, जिसको कमीशन मिलता है, वो पूरी तरह से उस क्षेत्र के पुलिस को मैनेज करता है। वो उस चेक पोस्ट को मैनेज करके उसको पैसा देता है। इसी तरह से जिले वाइज जिले पार करते हुए स्टेट पार करते हैं, तो स्टेट पे भी इनके लोग होते हैं जो पैसा देते हैं। कुल मिला के ये पूरा मामला पैसे का खेल से ही शुरू होता है। इनका पूरा सिस्टम पैसे पे ही चलता है। ये हर जनपद में अपने एक बंदे को खड़ा करते हैं जो पुलिस मैनेज करता है, और पुलिस के मैनेज होने से ही गाड़ियां पार होती हैं। और वहीं पर पुलिस और आबकारी दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। एक के मैनेज करने पर कभी भी गाड़ी पार नहीं हो सकती। इसीलिए इन लोगों को, दोनों लोगों को मैनेज करना पड़ता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या आबकारी विभाग हो। उसके मैनेज होने के बाद ही ये एक जिले से दूसरे जिले की तरफ जा पाते हैं। जी बिल्कुल। वापस लौट कर आएंगे आपके पास। भानचंद्र जी इसी बीच कानपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। जी भानचंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर है। हर व्यक्ति घूस लेके काम करता है। 10 साल की नौकरी में 4-4 मकान और 4-4 गाड़ियां, और लड़के दिन भर आवारागर्दी घूमते हैं, बाइक पे 3-3 बच्चे घुमा देंगे। पैसा आता कहाँ से? और ये 1-2 छापे दिखा करके देश का कल्याण नहीं होने वाला है। ये सब मिली भगत है सबकी। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। कहीं ना कहीं मिली भगत है, और उसी का ये नतीजा है कि बड़े लोग बच जाते हैं और गरीबों को इस अवैध शराब के हत्थे चढ़ जाना होता है। लोगों को अपनी जान गंवा कर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और इससे हर कोई परेशान है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब परेशानी इतनी ज़्यादा है तो वो कौन लोग हैं जिन्हें इस अवैध शराब से फ़ायदा हो रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये खेल इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है, और चक्रव्यूह इतना बड़ा है कि उसमें कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उसमें कोई आगे जाकर इस मामले को ख़त्म करना नहीं चाहता है। हमारे साथ रईस अलवी भी हैं संभल से। रईस, आपके पास आऊँगी यहाँ पर। जब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की, हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का ये नेटवर्क है, क्यों इसमें आबकारी विभाग और पुलिस विभाग आसानी से कार्रवाई नहीं करता है जब तक मामला पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर नहीं आता है। यदि हम शराब की बात करते हैं तो यकीनन शराब से सरकार को भारी मात्रा में टैक्स मिलता है, लेकिन वो सरकारी ठेकों की बात की जाती है, वैध शराब की बात की जाती है, जहाँ से टैक्स हर राज्य की सरकारों को मिलता है, और ऐसे में उन पर लगाम लगाना कोई सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि पैसे की जो राज्य की जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं उससे पूरी होती हैं। लेकिन इस तरह की जो अवैध शराब होती है उससे ना तो सरकार को कोई फ़ायदा होता है, ना ही जनता को फ़ायदा होता है। तो वो कौन लोग हैं जिनको इस अवैध शराब के धंधे से फ़ायदा होता है, और फिर उनको बचाने के लिए ये तमाम खेल यूं ही चलता रहता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अवैध शराब की अगर बात की जाए, तो नेटवर्क की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में आकर किसी न किसी स्तर पर जब पुलिस अवैध शराबियों को, शराब माफियों को पकड़ने का प्रयास करती है, तो वो राजनीति के दबाव में आकर कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ देती है। मकसद सिर्फ इनका ये है कि अगर हम शराब को अगर दूसरे जिले से, अगर दूसरे जनपद को ले जाते हैं, तो ले जाने का उद्देश्य ये होता है कि वहां पर ये छोटे स्तर के जो कांस्टेबल होते हैं, जो एसआई होते हैं, जो चेकिंग करते हैं, उनकी पूरी भूमिका इसमें शामिल होती है, और उन्हें पता होती है कि इस गाड़ी में अबे शराब आ रही है, उस गाड़ी को चेक नहीं करते हैं, उसे जाने दे दिया जाता है, क्योंकि ऊपर से जो है राजनीति दबाव है, इस कारण वो चेकिंग नहीं की जाती है, और वो खामियाजा जो है गरीब लोगों को, आम जनता को देखने को मिलता है, उस कारण उनकी मौत हो जाती है, और इसका जो जिम्मा जो उठाना पड़ता है वो आला अधिकारी को उठाना पड़ता है। जी, जनपद संभल की, तो जनपद संभल में हमारे ये कप्तान है यहाँ पर एसपी साहब, उन्होंने सख्त आदेश यहाँ पर कर दिए हैं कि किसी थाना क्षेत्र में अगर शराब के कारण या शराब भांग के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी थाना कोतवाली की होगी, हल्का इंचार्ज की होगी, और जो बीट के कांस्टेबल हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। इसी क्रम में जनपद संभल में कई जगह छापेमारी की गई है, शराब बरामद की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75 लोगों को अब तक जो घटना हुई है, 3 लोग जो मरे हैं, उसको उनके बाद जनपद में अब तक 75 लोगों को यहाँ की पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है,
और 6 भट्टी जो भारी मात्रा में 6 भट्टी की जो उपकरण थे वो बरामद किए गए हैं, वो पुलिस ने जब्त किए हैं। उनको बोलते हैं दबा दिया गया है और 750 लीटर जो अवैध शराब थी जो बनाई गई थी उसको नष्ट किया गया है, उसको बरामद करके उसको नष्ट किया गया है और 70 मुकदमे पुलिस ने अब शराब माफियाओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। जी मैम। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है ये कार्रवाई की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बहुत देर में की गई है। यदि ये पहले की जाती तो जो नुकसान अभी तक लोगों को हुआ है उससे बचाया जा सकता था लोगों को, लेकिन जब स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं तब इस तरह की कार्रवाई की गई है। खैर ये कार्रवाई हुई है, ये प्रशंसनीय कदम है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की ओर से। लेकिन संभल की बात यदि हम छोड़ दें तो बाकी जगहों की यदि हम बात करते हैं, एक बार फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि बाकी जगहों पर क्या कुछ कार्रवाई अभी भी की जा रही है या कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते नजर आ रहा है। रिंकू इसी बीच में हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। रिंकू जी क्या कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मौतें हो रही है इसके लिए सबसे ज्यादा आबकारी विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि आबकारी विभाग की लापरवाही या स्थिरता के चलते ही ये मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई आबकारी विभाग को करनी चाहिए वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, जिससे आबकारी जो अवैध शराब माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। विनय आपके पास आऊंगी। अगला सवाल ये रहता है, जिस तरह की जानकारी अभी हमें संबल से दी है संवाददाता ने, साथ ही साथ शाह आलम ने नेटवर्क की बात की है। नेटवर्क की यदि हम बात करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि छोटे जो पुलिस विभाग के कांस्टेबल होते हैं, सिपाही होते हैं, वो आसानी से कहीं ना कहीं बड़े लोगों के दबाव में ये तमाम जखीरा इधर से उधर जाने देते हैं और यही वजह होती है कि इनको पहले आसानी से जाने दिया जाता है, जब ऊपर से आदेश आते हैं तब कोई कार्रवाई की जाती है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि इलाके में क्या इस तरह का धंधा सिर्फ चुनाव के समय में ज्यादा जोर पकड़ता है या पूरे साल मामला इसी तरह रहता है? जी आपको हम जानकारी लिए बता दें कि ये छोटे जो कर्मचारी होते हैं पुलिस विभाग के, ये कहीं न कहीं से माफियाओं से मिले रहते हैं। गाड़ी पास कराने के लिए वो कहीं न कहीं से जुड़े रहते हैं, इसीलिए शराब माफिया सक्रिय हैं क्षेत्र में। और आपको बता दें कि प्रयागराज के मेजा थाना अंतर्गत और या हो घूरपुर थाना अंतर्गत में आज भी कई गांवों में सक्रिय हैं, क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है, जबकि प्रशासन के उच्च अधिकारी बार बार छापेमारी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन शराब माफियाओं पर शिकंजा कसता भी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर आज भी कोई सख्ती नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल, तो कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी ये धंधा पीठ पीछे चलता जा रहा है। जितना भी इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको जितना भी काटने की कोशिश की जाती है ये उतनी ही गहरी मिलती हुई नजर आती है। यहाँ पर खाना पूर्ति करने के लिए तमाम जगहों पर अलग अलग जगह पर छापेमारी भी कर दी गई है, भट्टियां भी नष्ट कर दी गई हैं। उसके बावजूद भी हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से नया जखीरा बरामद होता है और मौतों का सिलसिला सामने आता रहता है। मुकेश कुमार आपके पास आएंगे, और यदि हम हमीरपुर की बात करते हैं तो हमीरपुर की ताजा स्थिति के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या कुछ वहां की ताजा स्थिति है भट्टियों के बारे में, साथ ही साथ पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस नेटवर्क को रोकने के लिए? जैसा कि बता दूं कि जिस तरीके से हमीरपुर में एक ही दिन में 2 लोगों की शराब पीने से मौत होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और आनन फानन में उन्होंने पूरे जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया और लगातार इस अभियान को आज भी चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक मेरे पास जो जानकारी लगभग 100 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद की गई और सैकड़ों कुंटल लहन को नष्ट किया गया और लगभग 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए और शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो देसी शराब, जो कच्ची शराब यहाँ पे उतारते हैं, बहुत से ऐसे गांव है जो पूरा गांव का गांव इस काम में जुटा रहता है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो अन्य प्रदेशों से इस शराब को लाकर यहाँ पर बेचते हैं। तो इस पर जो आबकारी विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इस शराब के चयन को रोकने के लिए और अवैध शराब की बिक्री को तो कहीं ना कहीं नहीं रोक पा रहा है, जिसपे ये बड़ा गंभीर सवाल है। और आपको बता दें कि हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली का एक छिमौली गाँव पड़ता है, जहां पर पूरे गांव में शराब उतारी जाती है, लेकिन जब भी कोई पुलिसकर्मी वहां पहुंचता तो 10-20 लीटर 50 लीटर शराब पकड़ लेते और उसमें खाना पूरी कर दी जाती है। लेकिन वहां पर अभी भी शराब की जो कच्ची शराब उतारी जाती है उसको बंद नहीं करा पाया है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी खेप पहुंचती है और उसमें से
कुछ हिस्से को सामने दिखाकर उसकी खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन बड़ा जखीरा, बड़ी खेप वहीं पर मौजूद रहती है और यही वजह है कि लोगों को आसानी से ये मुहैया होती रहती है। जिस तरह की जानकारी हमारे तमाम संवाददाताओं द्वारा हमें मिली है कि किराने की दुकान पर आसानी से ये शराब लोगों को मिल जाती है, ऐसे में कितना आसान है लोगों के लिए इसको खरीद कर पीना, ये अब कोई छुपी बात नहीं है, हर कोई इस बात को जानता है। आगे बढ़ेंगे और महफूज आपके पास आना चाहेंगे। एक अन्य पहलू ये भी है कि अभी तक इस कारोबार में पुरुषों का बोलबाला था, पुरुष ज़्यादातर शामिल रहते थे, चाहे वो शराब बनाने की बात हो, उसे पीने की बात हो, उसे नेटवर्क के द्वारा इधर से उधर पहुंचाने की बात हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो हैं वो इस धंधे में शामिल हो रही हैं। शराब बनाने की बात हो या शराब का सेवन करने की बात हो, महिलाएं भी एक अच्छी संख्या में इस अवैध शराब के धंधे में वो काम भी करती हैं और साथ ही साथ सप्लाई करने में भी नजर आती हैं। क्या कहना है आपका? जी, आप एकदम आपको बता दें, महिलाओं का सेवन करने का जहां मामला सामने आया है, तो वहां जो भी महिलाएं सेवन करती हैं, सारी महिलाएं बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की बाहर की रहने वाली हैं। सब भट्टों पे काम करती हैं, ईंट के भट्टों पर काम करती हैं और रात को अपनी थकान को मिटाने के लिए इस शराब का सेवन करती हैं। ऐसे ही एक महिला की बीच में मौत भी हो चुकी है। और आपको बता दें, जहाँ शराब बनाने में और संलिप्तता पाई गई है, तो गांव में जो कुटीर उद्योग हैं, जो महुए की दारू बनती है, महुए से जो सड़ा के उसकी शराब बनती है, उसी भी और बच्चे भी सभी साथ में संलिप्त रहते हैं, साथ में ही बनाते हैं। पूरा उनका परिवार होता है, परिवार के साथ रहते हैं, उनका व्यवसाय ही यही है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, तो अभी तक किसी बड़े शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। अभी तक जो भी कच्ची ये महुए से बनाई हुई कच्ची शराब बना के रखते हैं या इसका कुटीर उद्योग करते हैं, बेचते हैं, तो इस तरह के शराब के काम करने वाले, शराब में संलिप्त रहने वाले छोटे तबके के लोगों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब बात की जाए, जहां प्रतापगढ़ एक हब है शराब का, जहां पर हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रकें और 1100 पेटियां एक बार में बरामद हुई हैं। अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई है, देसी शराब भी बरामद हुई है। तो ऐसी शराब पकड़ने में अभी तक पुलिस विफल रही है। सिर्फ अभी इतनी बड़ी घटना होने के बाद सिर्फ एक ही गाड़ी 18 लाख की ही पकड़ी जा गई है। इसके पहले आपको बता दें, इसके पहले रहे कप्तान पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में एक महीने में करीब 3-3, 4-4 गाड़ियां पकड़ी जाती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि शराब का सेवन कम हो गया है प्रतापगढ़ में या शराब का आना कम हो गया है प्रतापगढ़ में। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी हस्तक्षेप इस अवैध कारोबार में जरूर रहा है। वरना जैसे इसके पहले रहे कप्तान का सख्त निर्देश था कि यदि किसी के क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ी गई या अवैध शराब की बिक्री हुई तो उसको जेल भेजकर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसका निलंबन कराया जाएगा। तो उनके इस आदेश से बड़ा असर पड़ा था कि प्रतापगढ़ जनपद में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री नहीं थी, अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह से रुक गई थी। उसके बाद कप्तान बदलते हैं, पुलिस अधीक्षक बदलते हैं, निजाम बदलता है और कारोबारियों का बिजनेस जो है, ये जो गोरा धंधा है, ये अपनी चरम सीमा पे होता है। तो ऐसे में एक कह पाना बड़ा ही असमंजस की बात है, इसका कहना बड़ा ही असमंजस की बात है कि इसमें छोटे तबके के लोग सपोर्ट करते हैं या बड़े तबके के लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर यही कार्रवाई अगर बड़े शराब माफियाओं के ऊपर हो जाए, जो शराब सही में जो शराब की तस्करी करते हैं, जो सी और रैपर और ढक्कन का भी स्टैंप लगवा के, मोहर लगवा के, बनवा के बेचते हैं, जो एक फैक्ट्री की तरह शराब का कारोबार कर रहे हैं, यदि उनके ऊपर कार्रवाई हो तो हो सकता है भविष्य में शराब माफियाओं की इस तरह की गोरख धंधे की कमर टूट सके। लेकिन यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई होती है, अब प्रतापगढ़ की बात करते हैं और देखा जाता है गैर जनपद में भी, तो जहां भी इस तरह की कार्रवाई होती है, सिर्फ छोटे कुटीर उद्योग के जो व्यवसायी हैं, जो महुए की शराब बनाते हैं, ऐसे छोटे मोटे शराब के जो घर में अपना बना के रखते हैं, कहीं 10 लीटर, कहीं 20 लीटर, कहीं 50 लीटर, तो सिर्फ ऐसे ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। बड़े शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने में एक बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की शय जरूर है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि छोटे माफियाओं पर कार्रवाई करके अपनी खानापूर्ति कर ली जाती है। साथ ही साथ दिखाने के लिए भी हो जाता है कि पुलिस विभाग और आबकारी विभाग दोनों ही काम कर रहे हैं लगातार अवैध शराब को लेकर। और यदि उच्च अधिकारी ये ठान लें और कोशिश करें अपने अपने इलाके में, और उच्च अधिकारियों की तरफ से जब निर्देश आते हैं तो यकीनन निचले स्तर पर भी, चाहे पुलिस विभाग हो या आपका
आबकारी विभाग निचले स्तर पर भी सिपाहियों को, कांस्टेबल को काम करना ही होगा और ऐसे में स्थिति को सुधारा जा सकता है, लेकिन मंशा की कमी नजर आती है। शाह आलम, आपके पास आएंगे। मंशा की कमी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस तरह से पहले भी जानकारी दी है संवाददाता ने कि छोटे माफियाओं पर तो धरपकड़ की जाती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़ी मछलियां जो इस कारोबार में हैं उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती है। आपको क्या लगता है कि यदि कोई उच्च अधिकारी अपने इलाके में कड़ाई से निर्देश दे तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, रोकथाम की जा सकती है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी होती है वो नीचे स्तर में ही कार्रवाई होती है, चाहे व्यापारी के ऊपर हो, चाहे ये शराब माफिया हो, चाहे विभागीय कर्मचारियों के ऊपर हो। जैसे आज ही चित्रकूट में सिर्फ बीट सब इंस्पेक्टर को और एक सिपाही को निलंबित करके उन्होंने पूर्ति कर दी है। अकेला सिर्फ बीट सब इंस्पेक्टर और सिपाही अकेला ही उसका जो दोषी नहीं है। कहीं न कहीं वहां के सीईओ, कहीं न कहीं आबकारी के अधिकारी और कहीं न कहीं कोतवाल और ये ऊपर तक के अधिकारियों को पूरी इनकी मिली भगत के बिना इन छोटे कर्मचारियों की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि ये पैसा लेके इनको इतनी छूट दे रखे। जो अभी आपको बता दें कि कानपुर के टुकड़ों ने बताया था कि योगी सरकार ने इतने बड़े भू माफिया है, चाहे दबंग आदमियों, इसी की तरह उन्होंने बहुत सही बात कही कि जब तक ऊपर से योगी सरकार या मुख्यमंत्री इस तरह का कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे सख्ती वाला कि जिस जनपद में भी अगर अवैध शराब का मारे जाएंगे, उसमें वहां के जिलाधिकारी या जिला कप्तान या जिला आबकारी अधिकारी पूरे की पूरी इसी तरह अवैध तौर पे धंधा करने वालों के ऊपर सख्ती से जब तक पेश नहीं कोई कानून बनेगा, जब तक कुछ भी इसमें नहीं संभव हो सकता है। जी, आपको बता दें कि जो भी कार्रवाई होती है सिर्फ खाना पूर्ति लीपा पोती के लिए होती है, चाहे डिपार्टमेंटली हो, चाहे धरपकड़ की हो। कहीं भी जाएंगे 2-10-5 लीटर पकड़ के ले आएंगे, 2-4 बच्चों को दिखा दिया जाएगा कि अवैध शराब में इनको चालान कर दिया, भेज दिया गया। और कहीं पकड़ गया, कोई घटना घट गई तो छोटे से कर्मचारी सिपाही को या एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा और दूसरे दिन उसको दूसरी जगह थाने में पोस्ट कर दिया जाएगा। ये इतने में पूरा खत्म नहीं होने वाला है। इसके लिए कहीं ना कहीं ऊपर से कानून की ढंग से व्यवस्था करी जाएगी। जब तक इसमें लगाम। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए भी शुक्रिया। विनय मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश, आपका भी धन्यवाद। महफूज हसन, आपका शुक्रिया। और रईस अलवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपने तमाम संवाददाताओं के साथ हमने इस विषय को लेकर चर्चा की और इस चर्चा में यही बात सामने निकल कर आई है कि प्रशासन यदि कहीं ना कहीं कड़ाई से इस ओर देखे तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। उच्च अधिकारी यदि अपने इलाके में निर्देश देते हैं तो इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि छोटे माफियाओं पर केवल कार्रवाई करने से इस मामले का हल नहीं निकाला जा सकता। जिस तरह का मजबूत शिकंजा है और नेटवर्क है, उसे तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। हमारी सरकार से भी यही दरखास्त है कि बड़े स्तर पर यदि कार्रवाई की जाएगी तो इस अवैध शराब के धंधे को जरूर खत्म किया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।